आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मुंबई में हुए आतंकी हमले यानी 26/11 को आज 12 साल हो गए। इस हमले ने आतंकवाद से लड़ने की जो हमारी कमियां थीं उसे एक्सपोज किया। साथ ही कई और चीज़ें भी निकलकर सामने आईं, जैसे कि हमारे कम्युनिकेशन या सूचना व्यवस्था का कमज़ोर होना, आपसी तालमेल की कमी और मीडिया के जरिए खबरों का बाहर आना और उसका आतंकियों तक अलग अलग माध्यमों से पहुंच जाना। लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारा पानी बह चुका है और अब भारत पहले के मुकाबले कितना तैयार है, भारत ने कैसे लूप होल को पहचाना और उसे भरने के लिए क्या कदम उठाए, और एनआईए के फॉर्मेशन ने इस पूरी लड़ाई को कितना मजबूत बनाया। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट और इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्नीथन। वेलकम संदीप सर। धन्यवाद ऋतुराज। बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि वो कहते हैं ना कि लोग हों या कोई संस्था या कोई देश अपनी गलतियों से सीखता है। तो भारत ने सबसे बड़ा लेसन क्या लिया है 26/11 के बाद सर? ऋतुराज, मैं समझता 26/11 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है इंटेलिजेंस फेलियर। इस बारे में हम बात करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर क्या हुआ उस वक्त 26/11 से पहले, मैं आपको ये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। अब 2006 और 2008 के बीच करीब 26 इंटेलिजेंस अलर्ट आए थे हमारे सेंट्रल एजेंसीज के पास दिल्ली में, जिनमें से कई सारे ऐसे इंटेलिजेंस अलर्ट्स थे जिनमें ये कहा जा रहा था कि मुंबई शहर पे कोई एक बड़ा हमला होने वाला है। और ऐसे 26 अलर्ट आए 2 साल के। 26 सर बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इन ये सारे जो अलर्ट्स में ये कहा भी जा रहा था कि 5 स्टार होटल्स पे भी हमला हो सकते हैं। बड़े ऐसे बहुत सारे ऐसे अलर्ट्स आ रहे थे। और यहाँ तक कि आखिरी अलर्ट जो 26/11 से कुछ दिन पहले भेजा गया उसमें इतनी ये बात भी कही गई कि लश्कर तैयबा की एक जहाज किसी मिशन पे निकलने वाली है कराची से, तो आप तैयार रहिए, सतर्क रहिए। इस तरह के अलर्ट्स आ रहे थे उस वक्त। लेकिन हमारे पास जो था उस वक्त कोई स्ट्रक्चर नहीं था जिससे लोग उसको ये अलर्ट्स को एक तरह से पीस करके एक लार्जर पिक्चर बनाए कि कोई बड़ा हमला आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, तैयार होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये इस तरह का कोई ऐसा बिग पिक्चर टाइप की कोई एजेंसी नहीं थी हमारे पास। तो 26/11 के अटैक के बाद तुरंत एक मल्टी एजेंसी सेंटर का एक गठन स्थापना हो गए, जो मैक जिसको कहते हैं। ये मल्टी एजेंसी सेंटर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर काम करती है। और इसमें हर दिन जो है इंडिया को, जैसे आप जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। कस्टम्स के हैं अलग से, आईबी है, रॉ है, नेवल इंटेलिजेंस है, आर्मी इंटेलिजेंस है, डिफेंस इंटेलिजेंस अलग से बनाया गया था। तो ये सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ बैठ के मिलते हैं और बात करते हैं कि देखिए हमारे पास ये इंटेलिजेंस है, और सब शेयर करते हैं। आज तक सबसे बड़ी जो हमने गलती की, सारे एजेंसीज ने बैठ के अपनी इंटेलिजेंस शेयर नहीं किया। तो ये मैक की स्थापना के बाद ये होने लगा ऑन अ डेली बेसिस। और टेररिज्म की बात ही नहीं है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की भी बात करते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट की क्या सिचुएशन है, जम्मू एंड कश्मीर, तो सारे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको विस्तार से डिस्कस किया जाता है इन मीटिंग्स में। और ये मैक के जो है बहुत करीब से उनकी कनेक्शन है स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी से। जैसे 26/11 से पहले सेंटर और स्टेट की के बीच में जो दरार थी उसको मिटाया जाता है ये मैक के गठन के बाद, यानी 2009 के बाद। तो अब करीब 400 के करीब ये एसमैक करके एक नेटवर्क को बनाया गया है, जो मैक जो है दिल्ली में बैठती है, और एसमैक जो है सब्सिडियरी मल्टी एजेंसी सेंटर, जो हर शहर में, हर कैपिटल में, हर स्टेट के कैपिटल में एक एसमैक को भी बनाया गया है, जहां पे
स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी से बैठ के उनको अलर्ट किया जाता है। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी की जो चर्चा चलती है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस अब होता है। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कोई अब ऐसी कोई संभावना नहीं है कि एक अलर्ट आए, इस तरह के एक बड़े अलर्ट आए और कोई इस पे एक्ट न करे। तो उसके लिए ये एक पूरे नेटवर्क बना दिया। दूसरा जो है, खास करके कोस्टल सिक्योरिटी को लेके आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी को बनाया गया है, एक नेटवर्क बनाया गया है कि पूरी जो इंडिया की जो 7,500 किलोमीटर लंबी जो हमारी कोस्ट लाइन है, उस पे पूरे हमने रडार नेटवर्क्स लगाए हैं। एक बहुत ही एक डिटेल्ड कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क का गठन किया गया है, जिसमें से कोस्टल रेडार्स हैं, ये वीडियो कैमरास है, रेडियो स्टेशन है, जिससे कि अगर कोई खतरा आए कोस्ट के पास तो फौरन उसको पकड़ा जा सके। जैसे कि आप जानते हैं 26/11 पे ये लश्कर ए तैयबा ने एक इंडियन ट्रॉलर को कैप्चर किया था। उसमें उनके टेररिस्ट उन्होंने भेजे थे मुंबई शहर के पास। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने इस तरह के एक कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क का गठन किया, जो एक बहुत ही एक अनोखी एक सिस्टम है। शायद बहुत कम देशों में होगा इस तरह की एक नेटवर्क। और इसकी जो नोडल सेंटर जो है ये दिल्ली में ही है, गुड़गांव में। उसके एक पूरी एक इसको कहते हैं नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो सारे जो नेवल कोस्ट गार्ड स्टेशन से पूरी जो इंफॉर्मेशन आती है उसको एक कॉमन ऑपरेशनल प्लॉट में, मतलब एक बहुत एक महान चित्र में उसको इनपुट किया जाता है। तो उनको पता लगता है कि ये फलाना वेसल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इस पे कौन है, इस पे कौन बैठे हैं। तो इस तरह की पूरी एक इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया जाता है। तो इनका उनकी ये कोशिश है कि अगर 26/11 से की तरह कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक सस्पिशियस वेसल आए कोस्ट के पास, तो हम फौरन अपने फोर्सेस को भेजकर उनको उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़े 2 डेवलपमेंट्स हुए इंटेलिजेंस को लेके 26/11 के बाद। मतलब बहुत आसानी से अगर हम समझना चाहें तो ये है कि हमारे समुद्री तटों पे जो भी जहाजें आ रही हैं जा रही हैं, हमारे पास आज के डेट में सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन सी जहाज कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसमें कौन बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको अब कोशिश ये है कि हम इस बड़े वेसल्स को के नीचे भी बहुत सारे छोटे अभी ट्रॉलर्स भी हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स है, जिस तरह से जो आए थे 26/11 पे, उस तरह के वेसल्स के ऊपर भी वो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फिट करके ये पता करें कि भाई ये आप कौन आ रहे जहाज में, क्या इसकी क्या कोर्स थी, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसको हाईजैक किया हो और इंडियन कोस्ट की तरफ ले आ रहे हो, कि गुजरात की कोई अगर वेसल केरल के पास अगर मिल जाए तो इस तरह की कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को वो पिकअप कर सकती है ये नेटवर्क। तो इस तरह की एक बहुत ही एक बढ़िया नेटवर्क उन्होंने बनाया है। इसको डेवलप किया जा रहा है, सेकेंड फेज में उसको लेके जा रहे हैं, उसको और भी सक्षम बनाने के लिए। ठीक है। आपने सर कुछ लूप होल गिनाए जिसको अब भर लिया गया है। क्या पहले बहुत मुश्किल था उस लूप होल को पहचान पाना, या फिर हमने देर कर दी, हम उतने सतर्क नहीं थे? अब मैं कहता हूं कि पहले जो है ये नेटवर्क का तो पहले एक तो हमें पता था कि कोस्ट से कोई अटैक हो सकता है। मतलब 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट को अगर आप देखो तो दाऊद इब्राहिम की जो सिंडिकेट ने आईएसआई के साथ मिलके सब एक्सप्लोजिव्स कोस्ट से ही ले आए थे। वो रत्नागिरी में उनको लैंड किया गया, AK-47 और हथियार और करीब 1 टन RDX, जिससे वो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट किया। ये समुद्री राह से आया था। उस वक्त भी शायद लोगों को पता था कि समुद्री तट रास्ते से कोई खतरा है हमें, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि जिस तरह से कश्मीर में फिदायीन हमले होते हैं उसी तरह की कोई एक हमला समुद्री तट से भी हो सकता है। तो एक तो था वो इमेजिनेशन नहीं था लोगों को। दूसरा जो था कि ये आर्किटेक्चर बिल्कुल नहीं था। सेंटर और स्टेट से बात करने की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो नहीं था। ये कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क जिसका उन्होंने एस्टैब्लिश किया 26/11 के बाद, वो भी नहीं था। तो टेक्निकल इंटेलिजेंस
एक्वायर करने की फैसिलिटीज नहीं थे, ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर करने की मैकेनिज्म नहीं थे। ऐसे अभी आप 26/11 से पहले वाले जो अलर्ट्स की जो मैं बात कर रहा था, 26 जो अलर्ट्स आए थे, वो सेंट्रल एजेंसीज मात्र उसको उठा के स्टेट्स में भेज रहे थे। जैसे कि पूरी जो एक सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है पूरे कोस्टल सिक्योरिटी या पूरे सिटी शहर का जो की रक्षा जो है वो एक डीसीपी करने वाली है, या एक पुलिस स्टेशन जो है मुंबई में, साउथ मुंबई पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है ये पूरी जो अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उनको लड़ना है। टिपिकल सरकारी स्टाइल जिसे बिल्कुल सरकार, ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं किसी और के इलाके में पड़ता है, मैं उसके पास ये भेज रहा हूँ। तो अब ये जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेट करने का बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप अब कमिटी सिस्टम टाइप का बन गया है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए। देखिए आपके एरिया में है लेकिन हमें भी पता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए। ऐसे इस तरह की जो सेंट्रल निगरानी हो रही है अब सिक्योरिटी को लेके, टेररिज्म को, वो अब आ गए जो पहले नहीं था 26/11 से पहले। ठीक है सर, यहीं पे एक सवाल एनआईए को लेके जानना चाहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एनआईए कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के समय में ऐसी चीजों से लड़ने में, या जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करने में? इस पूरी लड़ाई में एनआईए का रोल कितना अहम है? ये बहुत ही अहम रोल है ऋतुराज, क्योंकि जैसे एनआईए का भी गठन हुआ 2009 में 26/11 के बाद। एनआईए जो है एक बेसिकली एक काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, जो सिर्फ टेररिज्म को लेके जो भी टेररिज्म इंसिडेंट्स को लेके इन्वेस्टिगेशन करती है। ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हमें फोरवार्न करती है कि देखिए हमें ऐसे इंटेलिजेंस मिला है, यहाँ पे हमला हो सकता है वगैरह। लेकिन एनआईए जो है इंसिडेंट के बाद आती है कि वो इन्वेस्टिगेट करती है इंसिडेंट्स को, कि देखिए यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसके कौन कौन गुनहगार हैं, उनके क्या, ये तो इन्वेस्टिगेशन उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये पहले नहीं था। 26/11 से पहले जो थे स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी, या फिर उनकी जो काउंटर टेररिस्ट फोर्स थे स्टेट गवर्नमेंट के, वो इन्वेस्टिगेट करती थी, या फिर सीबीआई की जो है, नॉर्मली ये सीबीआई केसेस, इस तरह की जो हाईली सेंसिटिव केसेस है वो इन्वेस्टिगेट करते थे। लेकिन अब 2009 के बाद हमने एक स्पेशलिस्ट एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्रिएट किया है, खासकर टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज को लेके। क्योंकि जैसे टेररिज्म जो है, जो कोवर्ट वॉर हो या एक प्रॉक्सी वॉर जो हमारे नेबर हमारे खिलाफ लड़ रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र में हो या आंध्रा में हो या फिर केरल में हो, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो हो सकता है कि एक टेररिस्ट आतंकवादी जो है नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एंट्री करे, और फिर 2-3-4 स्टेट बाउंड्रीज क्रॉस करके फिर वो मुंबई में पहुंच जाता है। तो फिर कौन ऐसा एजेंसी है जो ये सब ट्रैक करेगी? तो इसीलिए एनआईए की स्थापना हुई है, और एक बहुत ही इफेक्टिव एजेंसी है, क्योंकि इस तरह के जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स है या क्रॉस स्टेट क्राइम्स है, टेररिज्म नॉर्मली जो है, वो सब यही इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। एक चीज जो और समझ में आई थी सर, कम्युनिकेशन व्यवस्था, सूचना व्यवस्था की एक कमजोरी बहुत हमारे सामने आई थी 26/11 के बाद। भारत ने इस पे कितना काम किया है? सूचना की जब आप बात करते हो तो इंटर एजेंसीज या फिर सेंटर स्टेट, किस तरह की सूचना की? अब जो बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर होता है उसे लेकर। इसमें एक्चुअली ये सारे जो मैंने अब कहा उसी का एक फॉल आउट ये भी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज्यादा शेयर करना पड़ रहा है इंफॉर्मेशन। पहले क्या था कि सारे एजेंसीज एक साइलोज में बैठे रहते थे कि जो इंटेलिजेंस उनके पास आया वो किसी और को नहीं देते थे। तो एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी। एजेंसीज अपने आप बात नहीं करते थे, आपस में नहीं बात करते थे, शेयर नहीं करते थे इंटेलिजेंस, क्योंकि वो इंटेलिजेंस को एक तरह से होर्ड करते थे कि देखिए हमारे पास आया है, क्रेडिट तो हमें ही जाना है। लेकिन ये अब जब मैक के आने के बाद अब सब एजेंसीज जो है शेयर करते हैं इंटेलिजेंस। ये जो मीटिंग की मैं बात कर रहा था, डेली मीटिंग्स होते हैं अब, जो आईबी चेयर करती है, और सारे एजेंसीज बैठ के डिस्कस करते हैं। तो एक तरह से जो इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है अब वो
बहुत एक ज्यादा एक्सटेंट तक वो सॉल्व कर गए हैं लोग, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कोई एक एजेंसी नहीं कह सकता है देखिए मैंने ये तो कह दिया लेकिन किसी ने सुना नहीं, कोस्टल सिक्योरिटी का मैंने कहा लेकिन नेवी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन सब अब बैठ के लोग डिस्कस करते हैं, तो एजेंसीज को लिटरली फोर्स किया जाता है इंटेलिजेंस शेयर करने का। अब रही बात ये कम्युनिकेशन की, आप जो कहते हैं कि बाहरी देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी से भी हमने अपने ये कम्युनिकेशंस इंप्रूव कर दिए हैं, जो खासकर 26/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो हमारी इंटेलिजेंस है 26/11 से पहले भी था और 26/11 के बाद और भी उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया उसे। ये जो 26 अलर्ट्स की मैं बात कर रहा था उनमें से बहुत सारे अलर्ट्स यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें दिए थे। उसके दो वजह थे, एक तो यूएस की जो फोकस थे उस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे था, क्योंकि वहां पे जैसे आप जानते हैं कि अलकायदा बहुत ही एक थ्रेट था और वो उन्होंने बहुत सारे अपने एसेट्स डिप्लॉय किए थे, टेक्निकल एसेट्स और ह्यूमन एसेट्स को डिप्लॉय करके वो कलेक्ट कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कल कोई 9/11 टाइप की अटैक हो जाए और हमें पता ना लगे। तो बहुत सारा जो इंटेलिजेंस इंडिया को लेके इंडिया को लेके जो इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे वो हमें भी दे रहे थे। और 26/11 के बाद ये बहुत इम्प्रूव हुआ है इंटेलिजेंस शेयरिंग। अब जो आप समझ सकते हैं 12 साल हुए हैं इस अटैक के बाद, तो अब तो बहुत सारा इंटेलिजेंस आने लगा है पाकिस्तान को लेके, अब चीन को भी लेके। अब जैसे कि हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग या जियो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है, तो इस तरह की जो हाई लेवल पे हमारी जो एक्सचेंजेस हैं वो शायद हमारे हिस्ट्री में इस तरह के हमने कोई एक दूसरे देश से हमने इतने इंटेलिजेंस हमें नहीं मिला जो आज मिलने को आ रहा है। ठीक है संदीप सर, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे ना तब बात करेंगे पाकिस्तान पर भारत के दबाव की और मीडिया के बदले हुए रोल पर। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। अब सर ना मौजूदा सरकार पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। मौजूदा सरकार इस बात की क्रेडिट लेती है और उनको जाता भी है कि उनके समय में कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, वो कश्मीर वाला छोड़ के। एक आदमी का नाम बार बार आता है, वो है अजीत डोभाल, हमारे जो एनएसए हैं। एनएसए का क्या रोल रहा है, मतलब आप इसे कैसे आंकते हैं, एक संतुलन के हिसाब से या फिर उससे आगे बढ़ के या उससे कम? ऋतुराज, मैं समझता हूँ ये जो एनएसए अजीत डोभाल जी जो जिनका उनका तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे जो सरकार की पूरी नेशनल सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटजी है वो शायद उन्हीं से आ रहा है। उसके बहुत सारे इनपुट्स, क्योंकि उनका जो मानना है ये है कि वो ज्यादा एक प्रोएक्टिव स्टांस लेते हैं, ना कि देखिए हम पे हमला हुआ है अब हम हर जगह चौकीदार लगाएंगे, हर जगह ये फोर्ट्रेस टाइप का बना देंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हमले न हो। उनका जो अप्रोच है थोड़ा अग्रेसिव है, वो प्रोएक्टिव स्टांस लेते हैं। उनकी एक रणनीति है, उसको कहा जाता है ऑफेंसिव डिफेंस। वो ऑफेंसिव डिफेंस में मानते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक बॉक्सिंग मैच में उतरे और आप सारे ब्लोज आप ही ले रहे हैं और आपने कुछ ये हमला न किया हो। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि उरी के बाद तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए और फिर पिछले साल जो पुलवामा बम हमले के बाद जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, पुलवामा बम हमले के बाद पहले बार
1971 वॉर के बाद इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट ने मेनलैंड पाकिस्तान पे जाके बॉम्ब गिराए जो एक जैश ए मोहम्मद कैंप पे है। तो मेरा ये मानना है कि उनका जो है बहुत ही अहम रोल रहा है हमारी ये ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी क्राफ्ट करने में। उनका मानना है कि देखिए हम ऐसे कितना हम डिफेंड करते रहेंगे, हर जगह हम सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर ये कि आप जाके एक मैसेज दे पाकिस्तान के जो डीप स्टेट हो या फिर पाकिस्तान आर्मी जो ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, उनको एक जवाब दें कि वो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जी जी बिल्कुल। तो इनकी जो ऑफेंसिव डिफेंस है, बिल्कुल ऐसे ही एक उनका एक मानना है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। और इस तरह के बड़े हमले अगर होते हैं तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये उनका एक अहम रोल रहा है हमारे सिक्योरिटी स्टांस को मॉडिफाई करने में। और ये इस सरकार में ही हमने देखा है। इससे पहले 26/11 के बाद कई सारे ऑप्शंस डिस्कस हुए थे, हार्ड ऑप्शंस, लेकिन उस वक्त सरकार ने सोचा कि देखिए हम ऐसे करेंगे तो जंग हो सकता है, जंग शुरू हो सकता है और फिर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये इस तरह की नैरेटिव पाकिस्तान ने क्रिएट किया था कि देखिए अगर आप हम जो है हम करते जाएंगे, लेकिन आप अगर कुछ जवाबी हमले करेंगे तो हम तो बम गिरा देंगे। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया। लेकिन इस सरकार में क्या हमको ये देखने को मिला है कि इनका ये मानना है कि हर अटैक एक एस्केलेशन लैडर होता है, जो एक जिसकी शुरुआत होती है अगर एक टेररिस्ट अटैक को लेके या फिर एक डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट को लेके शुरू होती है। पहला इसकी जो पहली सीढ़ी है, आखिरी सीढ़ी इसकी जो है युद्ध तक पहुंचती है। लेकिन इस सरकार ने ये डिस्कवर किया कि इससे इन दो ऑप्शन एक्सट्रीम्स के बीच में बहुत सारा एक जगह है इस तरह के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स या कोवर्ट अटैक्स या सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए। तो ये पहली बार हुआ है जब से पाकिस्तान ने कोवर्ट वॉर का सिलसिला जो शुरू किया है कश्मीर से अर्ली 90s में, करीब 30 साल होने को आ रहे हैं। इस सारे पूरे किस्से में पहली बार जो है हमने एक थोड़ा सा एक प्रोएक्टिव स्टांस लिया है कि देखिए अगर कोई स्पेक्टेकुलर अटैक आप करोगे, जैसे उरी में आपने किया या फिर पुलवामा में सुसाइड अटैक किया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये जनरली इनकी रणनीति रही है इस सरकार की। ठीक है सर, अब हम यहाँ से ना खत्म करने की ओर बढ़ते हैं। भारत में आतंकवादी हमले का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। इस बीच ये जो बीता हुआ 10, 12, 15 साल है, इस बीच भारत ने पाकिस्तान को कितना एक्सपोज किया है और कितना प्रेशर बनाया है पाकिस्तान के ऊपर, ताकि वो पहले जो गतिविधियां खुलेआम कर लेता था उसमें कितना ज्यादा वो सतर्क हुआ है भारत के दबाव के कारण। भारत ने कितना प्रेशर बनाया है पाकिस्तान के ऊपर? बहुत प्रेशर बनाया ऋतुराज। जैसे कई सालों से आपने देखा हो कि फेडरल FATF, फेडरल एक्शन टास्क फोर्स की जो कार्रवाई चल रही है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का दर्जा देने की भारत की कोशिश रही है। और हमने सारे जो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो जैसे जैश ए मोहम्मद के चीफ्स हो या लश्कर ए तैयबा के जो चीफ्स हैं, उनको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का करार देने की हमने कोशिश की। दोनों में हम सफल हुए हैं। और इस तरह से हमने एक बहुत से हर ऑल आर्म्स ऑफ स्टेट से हमने प्रेशर लगाया है। डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रिस्टोर किए हैं। और ये शायद 1971 वॉर के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशंस। और इस सरकार का ये मानना है कि टॉक्स एंड टेररिज्म दोनों साथ में नहीं जा सकते। कि आप ऐसा नहीं कि आप
पीस टॉक्स करते जाओ और आप टेररिस्ट हमले करते जाओ, ये दोनों, उनका मानना है कि ये दोनों साथ में नहीं जाते हैं। तो यदि आपको बात करना है तो आपको ये जो पूरी जो टेररिज्म की इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बना है पाकिस्तान में, जो उनके लीडर्स ही मानते हैं कि बिल्कुल हमारे पास इतने टेररिस्ट हैं, 10,000 टेररिस्ट हैं, हम क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने माना है, उनके अधिकारी ने उनके पार्लियामेंट में भी उठ के कहा है, देखिए पुलवामा हमला हमने किया है। तो इस तरह की जो खुलेआम जो एडमिशन कर रहे हैं वो, उसके खिलाफ जो है भारत सरकार अब ये कार्रवाई कर रही है। सारे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और अब मिलिट्री प्रेशर भी लाने की कोशिश है कि आप टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी न यूज करने की जो है उस डायरेक्शन में बहुत सारे पूरे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अंत में बात करना चाहेंगे सर मीडिया की। आप मीडिया में काम करते हैं। 26/11 के हमले से हमने बातचीत की शुरुआत करी थी। मीडिया उस समय, मीडिया के रोल पे हमेशा सवाल उठता रहा 26/11 के हमले के बाद। मीडिया ने अपने आप को कितना बदला है उसके बाद? ऋतुराज, 26/11 में आप तो जानते हैं क्या हुआ कि हमने लाइव टेलीकास्ट किए, हमारे टीवी चैनल्स, कुछ चैनल्स ने लाइव ऑपरेशंस को टेलीकास्ट करके जो हॉस्टेजेस थे इन सीजेस के अंदर, जैसे ताज हो या नारिमन हाउस में, वो हॉस्टेजेस के जान को जोखिम में डाल दिया। ये सब जानते हैं लोग कि एक चीज जो निकल आया है कि 26/11 के बाद से कोई लाइव कवरेज, ये लाइव कवरेज की जो सिलसिला था उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब न्यूज एजेंसीज को भी ये पता लग गया है कि देखिए, अगर आप ऐसे एक लाइव सिचुएशन को ऐसे आप कवर करोगे या आप बता दोगे कि क्या हो रहा है, कि कहाँ पे, ये एक्चुअली टेररिस्ट को मदद करता है। और 26/11 में बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जब हमारे टीवी चैनल्स ने ब्रॉडकास्ट किया कि इतने हॉस्टेजेस यहाँ पर हैं, इस रूम में बैठे हैं और आतंकवादियों से बच के वो बैठे हैं किसी होटल के कोने में, तो हमने वर्चुअली लाइव उसको वो टीवी से ये आतंकवादियों के इंटरसेप्ट से हमें पता लगा किस तरह से मदद मिल रहा था उनको इन ब्रॉडकास्ट से। कि वो कह रहे थे कि देखिए, एक हैंडलर जो है पाकिस्तान में बैठ के आतंकवादियों को कह रहा है, देखिए आप यहाँ क्या कर रहे हो, टीवी चैनल्स को बता रहे ये इस फलाने कमरे में बैठे हैं, आप वहीं चले जाइए, उनको पकड़ लीजिए, क्योंकि उनके पास एक, हमने सुना, मिनिस्टर भी है, कोई MP भी है, तो उनको आप हॉस्टेज बना दीजिए। तो इस तरह की जो है लाइव कवरेज जो है 26/11 के बाद बिल्कुल बंद हो गया है। और हमारे न्यूज एजेंसीज में भी एक तरह का एक एहसास आ गया कि देखिए ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। जी धन्यवाद। आज हमने 26/11 की ये 12 साल पूरे हो गए, हमने उस पर बात की। भारत की जो पूरी सूचना व्यवस्था है, खुफिया तंत्र है, उसने अपने आप को कितना बदला बदलते समय के साथ, और हम 12 साल के बाद कहाँ खड़े हैं, कितना पानी बह चुका है और अब हम कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, आपने इसे बड़े विस्तार से समझाया। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।